Hello friends, मैं हूं गौरव and as you all know, last year October 2021 में Mark Zuckerberg introduced Meta, the parent company जिसके अंडर वो सारी कंपनीज है which were owned by Facebook. And this was done to mark Zuckerberg his commitment to Metaverse. और इसके बाद तो मानो तुरंत मीडिया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हर जगह Metaverse ट्रेंड करने लग गया. इतना ट्रेंड कि विद इन फ्यू मंथ्स बीच पैंडेमिक में एरियाना ग्रैंड, जस्टिन बीबर जैसे मेगा स्टार्स ने मेटावर्स पर कॉन्सर्ट्स तक होल्ड करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट इंडिया के 73rd रिपब्लिक डे पर इंडियाज फर्स्ट मेटावर्स परफॉर्मर दलेर मेहंदी ने भी मेटावर्स पर कॉन्सर्ट कंडक्ट किया. और मेटावर्स का इतना प्रोग्रेस देख माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, सारा, गुची सभी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए. पर इन सभी से एक कदम आगे था फेसबुक. 2021 में ही जकरबर्ग अनाउंस कर चुका था अपना $10 बिलियन का मेटावर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान. बट गेस व्हाट, इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ? यूएस स्टॉक मार्केट में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था. फेसबुक क्रैश्ड मैसिवली, इतना मैसिवली कि हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया. इन वन डे इट लॉस्ट $232 बिलियन. वेल, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो ये सेंस भी नहीं बनेगा. तो आपको आइडिया देने के लिए मैं ये बता दूं कि अगर हम श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल और भूटान ये सब की जीडीपी को मिला लेना तो भी $232 बिलियन नहीं होगा. ये चार देश एक साल में इतना नहीं कमाते जितने का लॉस हुआ. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इलॉन मस्क को फॉलो करते हो तो इलॉन मस्क तो ये कब से कह रहे थे कि मेटावर्स में कोई फ्यूचर नहीं है. मे बी इट वॉज अ वार्निंग जिस पर जकरबर्ग ने ध्यान नहीं दिया. एंड इन नो टाइम हिज प्लान बैकफायर्ड. लेकिन आखिर क्यों? मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना आपको गुड रिटर्न्स दिलाएगा, राइट? और फेसबुक के पास तो इसका पूरा डिटेल प्लान था. ऐसा नहीं था कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है. वेल, वो प्लान क्या था, चलिए उसे भी समझ लेते हैं. सो स्टोरी स्टार्ट होती है ऑल द वे बैक 2021 में, जब जकरबर्ग ने अपने मेटावर्स का प्लान अनाउंस किया था. बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्लान, जकरबर्ग एक ऐसा वर्ल्ड या वर्चुअल स्पेस बनाना चाहता है जिसमें लोग वर्चुअली हैंग आउट, पार्टी, ऑफिस वर्क ये सब कुछ कर सके, बट अपनी जगह से एक भी इंच हिले बिना. Well, sounds like an out of the world idea, right? Imagine भी नहीं हो पा रहा है. Let me explain this in a more simplified manner. Imagine आप वेकेशन पर मालदीव्स गए हो, बट अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गई. अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ऐसे में आप सबसे पहले कपड़े चेंज करोगे एंड देन एक प्रॉपर बैकग्राउंड ढूंढोगे, राइट, टू अटेंड द मीटिंग. बट नाउ इमेजिन करो कि आप मेटावर्स में मालदीव्स में घूम रहे हो और अचानक से एक मीटिंग आ जाती है. अब आप क्या करोगे? वेल, कुछ नहीं, स्क्रीन पर अवेलेबल ऑफिस सेटअप पर क्लिक करके मीटिंग अटेंड. दैट्स इट. दिस इज व्हाट मेटावर्स इज. घर के सोफे पे बैठ के पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में. और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए जकरबर्ग ने होराइजन होम, होराइजन वर्ल्ड्स जैसे प्लान्स अनाउंस किए, जो कि फ्यूचर में सभी के लिए सोशलाइजिंग, वर्किंग एटसेट्रा की फील्ड में कॉमन एंड वर्चुअल स्पेस बन जाएगा. बट फाइनली जब अगस्त 2022 में होराइजन वर्ल्ड फ्रांस और स्पेन में लॉन्च हुआ तो ट्विटर was flooded with what you may ask? Memes. Well, आप सब बस ये पिक देखो. मार्क जकरबर्ग ने ये पिक अपने $10 बिलियन के वेंचर के मेगा लॉन्च पर डाली थी. Now obviously people were too quick to respond. लोगों ने मेटा के होराइजन वर्ल्ड को बेहद बचकाना, सिंपल और स्टूपिड बोला. And to be honest, ऐसा बोले भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के तारीख में VR एक्सपीरियंस ऑलरेडी इतना रिच और एडवांस हो चुका है. ऐसे में इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद जकरबर्ग ऐसा किडिश एडवर्टाइजमेंट करेगा तो लोग मीम्स ही बनाएंगे ना. एंड नाउ लेट मी एम्फसाइज ऑन समथिंग. दिस इज नॉट इवन एन ऑनेस्ट मिस्टेक. यस, क्योंकि 2021 में ऑलरेडी मेटा इससे यूएस और कनाडा में लॉन्च कर चुका था, जहां पर ऑलरेडी इट वाज अ बिग फ्लॉप. लोगों ने फीडबैक्स दिए थे, बट फाइनली दिस वाज व्हाट ही गेव इवन आफ्टर द फीडबैक्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन ये सब ट्रोलिंग हुई. मेटा अपने गोल से काफी पीछे. अब फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है इन द फ्यूचर? आपको क्या लगता है? हाउ मच टाइम मेटा विल टेक टू रीच इट्स इनिशियल 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स गोल? क्या आपके ओपिनियन में जकरबर्ग मेटावर्स की $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाएगा? जैसे मैं कह रहा था कि मेटा अपने इनिशियल गोल के भी हाफ को भी अचीव नहीं कर पाया. वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से मेटा का इनिशियल गोल था 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स साल के एंड तक एंगेज करा, जो रिवाइज करने के बाद हाफ करा दिया गया, लेकिन वो भी अनअचीव्ड ही रहा. नाउ कमिंग टू दिस मुद्दा, इन सब चीजों की वजह से दूसरे सीईओज का इस पर क्या कहना है? वेल, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इलॉन मस्क, तो आप खुद ही सुन लो उनका क्या कहना है. You know, when I grew up, it was like, don't sit too close to TV, it's going to ruin your eyesight. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what? And I personally feel Elon Musk is right over here.
बचपन से हमें ये सिखाया गया था कि टीवी स्क्रीन से दूर बैठो, और आज स्क्रीन को हमारे नाक पर रखने की बात हो रही है यहाँ पर। हाउ हेल्दी इज दैट? और CNBC के एक सर्वे में जब एग्जीक्यूटिव से ये सवाल हुए थे, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मेटावर्स, तब उन्होंने मेजरली उसे बस एक हाइप, सोशली ऑकवर्ड टीनेजर्स की जगह और फेसबुक ट्राइंग टू रीब्रांड कहकर डिस्क्राइब किया था, जिसका एक्चुअल में कोई रियल वैल्यू नहीं है। और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स ही नहीं, बल्कि फेसबुक के एक्टिव यूजर्स को भी काफी सारी शिकायतें हैं, जो ऑल द मोर रीजन बन गया है फेसबुक के रीसेंट फेलियर का। लाइक प्रॉब्लम नंबर 1, क्लोनिंग। तो आप सभी ने खुद ही नोटिस किया होगा, मेटा कंपनी जैसे व्हाट्सएप पर स्टेटस फीचर हो गया, इंस्टाग्राम पर रील फीचर हो गया, डिसअपीयरिंग फोटो फीचर, ये सब इन एप्स के ओरिजिनल फीचर्स नहीं है, बल्कि कॉपीड फीचर्स है, मोस्टली फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक स्नैपचैट, जिसको काफी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डाशियन सिस्टर्स ने, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी डाला था। बट हद तो तब पार हुई जब चाइनीज ऐप टिकटॉक की सक्सेस को देखकर फेसबुक ने भी बस 2 साल के अंदर अपना एक वर्जन निकाला कॉल्ड लैसो, और फेसबुक का ये लैसो ऐप वाज एक्चुअली अ कार्बन कॉपी ऑफ टिकटॉक। बट लैसो इतना बड़ा फेलियर साबित हुआ कि फाइनली 2020 में फेसबुक को लैसो को हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया, व्हाइल साइमल्टेनियसली टिकटॉक की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही थी। तो देखो, अगर हम कंटेंट कंजम्पशन की बात करते हैं तो टिकटॉक यूजर्स ऑन एन एवरेज 95 मिनट्स पर डे ऑन ऐप स्पेंड करते हैं, एज कंपेयर टू ओनली 34 मिनट्स स्पेंट ऑन फेसबुक। और इसीलिए टिकटॉक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 142% से बढ़ रही है, while Facebook is at 37% ईयरली ग्रोथ। और ये चीज हमें लेकर जाती है प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, which is greed for market capitalization। सो एक रीसेंट आर्टिकल में छपे कुछ स्टैट्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फेसबुक, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो सिंपली प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये सब कर रहा है, या वो असल में कंजूस भी है। मतलब लोगों से तो बहुत कुछ लिया जा रहा है, लेकिन बदले में शायद उतना दिया नहीं जा रहा है। नाउ एज यू गाइज नो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपना मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं, यूट्यूब उससे पैसे कमाता है और फिर वो पैसे क्रिएटर के साथ बांटे जाते हैं, और इसी प्रोसेस में टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% एनीवे क्रिएटर के पास चला जाता है। बट फेसबुक के केस में ऐसा नहीं है। फेसबुक खुद एड से 97% कमाता है। अब आप खुद ही सोचो क्रिएटर्स को कितना मिलता होगा। एंड दिस इज व्हाई कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद यूट्यूब के मुकाबले फेसबुक पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब ऐसे में क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेसबुक ने लास्ट ईयर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया था। बट व्हाट इज $1 बिलियन इन फ्रंट ऑफ $30 बिलियन जो यूट्यूब अपने क्रिएटर्स के साथ ऑलरेडी शेयर करने का क्लेम करता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर, एग्रेसिव एक्वायरिंग। सो 2012 में फेसबुक ने एक कंपनी खरीदी थी फॉर जस्ट $1 बिलियन, और उसके 8 साल बाद ही मार्क ज़करबर्ग वाज फेसिंग एन एंटी ट्रस्ट हियरिंग। इस हियरिंग में वैसे तो बाकी टेक जायंट्स के भी सीईओज प्रेजेंट थे, बट पर्टिकुलरली मार्क ज़करबर्ग पर लगे इल्जाम प्लस उसके खिलाफ प्रूफ्स काफी ज्यादा शॉकिंग थे। इस हियरिंग में जूरी ने मार्क के कुछ ईमेल्स निकाले फ्रॉम 2012, जिसमें ज़करबर्ग वाज क्लियरली स्टेटिंग कि वो इंस्टाग्राम को इसीलिए खरीदने की सोच रहा है क्योंकि फ्यूचर में इंस्टाग्राम उसके लिए थ्रेट बन सकता है। And that's exactly what he did. 2012 में $1 बिलियन देकर उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, और 2016 में $22 बिलियन देकर व्हाट्सएप को। और जब ये बात प्रूव हो गई तो कांग्रेस मेंबर जयापाल ने यह तक कह दिया कि योर कंपनी यूजेस डेटा to spy on competitors and to copy, acquire and kill rivals. In my opinion, in monopoly power, because your company harvests and monetizes our data, and then your company uses that data to spy on competitors and to copy, acquire and kill rivals. Now moving on to problem number 4, privacy threats. चलो इस पॉइंट को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फेसबुक का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम 98% ऑफ द टाइम सही होता है, कंपेयर टू FBI जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 85% है। और रीजन है फेसबुक पर अवेलेबल पूल ऑफ डेटा। और इस डेटा का मिसयूज FB कैसे करता है, चलो उसका एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल केस स्टडी बताते हैं। केस 2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका, सोशल मीडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइवेसी स्कैम। बेसिकली ब्रिटेन के कंसल्टिंग फर्म ने 2014 में 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा फेसबुक से उसके कंसेंट के बिना सिर्फ इकट्ठा ही नहीं किया, बल्कि उसे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बेचा भी, जिसे 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज किया गया टू हेल्प ट्रंप विन। इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी थी अंटिल एक इंटरव्यू के दौरान जब कैम्ब्रिज के किसी एम्प्लॉय ने सब डिस्क्लोज कर दिया, एंड द वर्ल्ड वाज टेकन अबैक, एंड हेंस इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक ब्रायन एक्टन, इलॉन मस्क सभी ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया अंडर #DeleteFacebook कैंपेन।
और यूएस सेनेटर्स ने जब जकरबर्ग से जवाब मांगा तो ऑल ही कुड से वाज It was my mistake. I'm sorry. And now coming to the final but one of the most important problem, Facebook की policies and absence of policies. You'll be shocked to know 2017 में Facebook Live पर 15 साल की बच्ची को assault किया गया था, जिसे वैसे तो 40 लोगों ने लाइव देखा था और उसके बाद न जाने कितनों ने देखा होगा। और इसमें सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि फेसबुक एल्गोरिदम ने उस वीडियो को बाद में भी नहीं हटाया, until इन्वेस्टिगेटर्स ने इस क्राइम की एक फिजिकल रिपोर्ट FB को नहीं दी। And not just this, Facebook पर आए दिन beheading, molestation, murder के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं and the company has no policies to take it down unless constantly reported. और आज इस सब का डायरेक्ट असर Facebook यूजर्स के डिक्लाइनिंग ट्रेंड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर अर्निंग की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के फर्स्ट 3 मंथ्स में ही रफली 2 मिलियन Facebook यूजर्स डिक्रीज हो गए थे। इनफैक्ट पिछले साल से ही Facebook की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है, जो 2022 में नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रही है, एंड व्हिच इज ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल इन रेवेन्यू ऑफ Facebook। जैसे हमने पहले ही देखा, फरवरी 2022 में $232 बिलियन के हिस्टोरिक ड्रॉप के बाद से फेसबुक का स्टॉक अब तक दैट इज 7 मंथ्स में 50% और गिर चुका है। उनका स्टॉक जो दिसंबर 2021 में 350 का था, इस महीने 128 का हो गया है। और ऐसे में फनी बात तो यह है कि मार्क ज़करबर्ग इसका ब्लेम एप्पल की चेंज पॉलिसीज पर डाल रहा है, रादर देन इंप्रूविंग हिज ओन कंपनी एंड हिज ओन प्रोडक्ट। अब इस पर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि ब्लेम क्यों किया जा रहा है। और साथ ही में फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो आप मुझे अपनी राय भी बताना कि फेसबुक को लेकर आपकी क्या राय है। क्या फेसबुक जैसे चल रहा था अगर वैसे चलता रहा तो सरवाइव कर पाएगा, या इवन मेटावर्स क्रिएट भी हो जाता है तो क्या वो एक हिट होगा, या फिर जैसे इलॉन मस्क कहते हैं इस प्रोडक्ट में कुछ एक्चुअल वैल्यू नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? शेयर योर ओपिनियन डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.